नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी हां, राजेश अग्रवाल जी। और हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल जो आरबीआई का न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन किया गया है, इसका ये पूरा मामला क्या है, क्यों बैन किया गया है, ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, तमाम बातों की जानकारी हम इनके माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश अग्रवाल जी, आपका बहुत स्वागत है। राजेश अग्रवाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इस मसले को बखूबी समझते हैं। टैक्स से जुड़ा मसला हो, चाहे इकोनॉमिक्स से जुड़ा मसला हो, आपके बजट से जुड़ा मसला हो, इस बात को बखूबी राजेश अग्रवाल जी बताते हैं, समझाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नया प्रकरण हुआ है आरबीआई का न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन, ये पूरा मामला क्या है, पहले ये बताएं राजेश जी। सर, आरबीआई के पॉलिसी के तहत कोऑपरेटिव बैंक पर उन्होंने एक बैन लगाया है जो अनियमितता होती है। उस आरबीआई इज अ गवर्निंग बॉडी, तो उनको जहां पे भी, क्योंकि कोऑपरेटिव में जनता का पैसा लगा हुआ है, अगर जनता का पैसा में अगर आरबीआई गवर्न नहीं करेगी ढंग से, तो ये रिस्क रहेगा कि वो पैसा ढंग से यूज नहीं हो रहा है। कोऑपरेटिव सेक्टर में ज्यादा नियमितता लगाना बहुत जरूरी है। कोऑपरेटिव सेक्टर में ज़्यादा नियमितता लगाना बहुत ज़रूरी है। जरा ये प्रतिबंध की पूरी जानकारी दें कि आरबीआई प्रतिबंध क्यों लगाती है, ये समझना, क्योंकि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया है तो क्यों लगाई होगी और खास तौर पर ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर क्यों लगाया गया, जरा इसके बारे में बताएं। ये जो डायरेक्टिव्स इशू किया है आरबीआई ने, ये जो मुंबई का बैंक है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसमें उन्होंने जो लोन देना है, डिपॉजिट लेना है, ये विड्रॉल्स है, इसके ऊपर ये सब उनका फाइनेंशियल पोजीशन कंसिडर करके ये बैन आरबीआई ने लगाया है। तो सर, ये जो आरबीआई ने लगाया है उसका 100% उसका जो पॉलिसी है, उन्होंने कंसीडरिंग ऑल ऑडिट्स एंड उसके पैरामीटर्स वो करके ही उन्होंने लगाया है। उसका ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली कोई बैन लगा दिया है। चलिए, तो ये सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करके लगाया है। तो ये बताइए ग्राहकों पर इसका असर क्या पड़ेगा, क्या ग्राहक अपने पैसे निकाल सकते हैं या नहीं, या उनके पास क्या विकल्प है, या बैन लगने के बाद ग्राहक क्या करेंगे, कस्टमर कहाँ जाएंगे, अपने पैसे वो निकाल पाएंगे, उनको क्या दिक्कतें आएंगी या कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। आरबीआई ने इन तमाम बातों का ध्यान रखा होगा। सर, इसका क्या है, जब बैन लगा है उसमें डेफिनेटली अनियमितता है, तो इमिडिएटली उसका जो स्ट्रक्चर है वो आरबीआई इशू करेगी कि जो कस्टमर है किस तरीके से उसका पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, और उसकी जो आगे का किसी का भी लॉस नहीं होगा, ये श्योर है। आरबीआई उसका पूरा केयर लेगी कि कोई भी डिपॉजिटर्स है उसका लॉस ना हो। जो डिपॉजिटर्स है उसको लॉस ना हो, लेकिन आप हमें यह भी बताइए कि लॉस ना हो ठीक है, पर यह कब तक, कब तक? सवाल यह है कि अगर लंबे समय तक पैसा बना रह जाता है तो उसका मतलब क्या समझा जाए। वैसे कहा जा रहा है कि 6 महीने की पाबंदी के पीछे की वजह क्या है, मतलब 6 महीने की पाबंदी तो है ना, तो 6 महीने की पाबंदी का मतलब ये समझा जाए कि ये जो बैंक है वो अपना सारा अनियमितता 6 महीने में ठीक कर ले, फिर आरबीआई कंसीडर कर सकती है। लेकिन इस 6 महीने के बीच में जिस ग्राहक को पैसे निकालना होगा, ट्रांजैक्शन करना होगा, वो बेचारे क्या करेंगे? और इसका मतलब क्या निकाला जाए कि 6 महीने के बाद फिर से आरबीआई सुपरवाइज करेगी और उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन देगी? जरा इस बारे में भी बताएं। सर, कैसा है, अभी फिलहाल तो जो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे कस्टमर, ये आरबीआई ने बैन किया है क्लियरली। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि पहले बैंक
पहली बैंक नहीं है जिसके साथ ये हुआ है। जहां पर भी अनियमितता है उसका लॉस लिमिट करने के लिए ये बैंक ने बहुत बार ये बैन लगाया हुआ है, बाकी कोऑपरेटिव बैंकों पर भी लगाया हुआ है, और ये डिपॉजिटर्स के बेनिफिट के लिए ही लगाया हुआ है बैन। मैं मान्य करता हूं कि अभी लोगों को तकलीफ होगा, अगर ये बैन नहीं लगाया तो उनका नुकसान और ज्यादा होगा।